हुकूमत ने इमरान खान समेत पीटीआई अहदेदारों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन के पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस से मुतालिक फैसले के बाद वफाकी काबीना ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने से रोकने के लिए पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान, साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के नामी सील में डालने का फैसला किया है। इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स के साबिक चेयरमैन जुल्करनैन का नाम भी सील में डालने का फैसला किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान का मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी चोरी और डाका पकड़ा गया। वो गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर रहा था। हुकूमत से कहूँगा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। नवाज शरीफ लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो दर्स देता था पूरी कौम को कि मैं बड़ा दयानतदार हूँ और ईमानदार हूँ और मैं चोरी नहीं करता, बाकी सब चोर हैं, मैं बाकी सब डाकू हैं, मैं अकेला ही हूँ जो ना डाका मारता हूँ ना चोरी करता हूँ। आज सबसे बड़ा तारीख का डाका साबित हो गया इमरान खान का। सबसे बड़ी तारीख की चोरी साबित हो गई, सबसे बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग साबित हो गई। चंद दिन पहले कहता था कि अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली तो क्या हुआ, उसको पता था कि उसने बहुत बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है। इसलिए तो बार बार कहता था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, और एहतजाज की कॉल भी जुमेरात को रखी हुई है। पता था कि चोरी की हुई है, इमरान खान को अच्छा भला पता था, उसको नजर आ रहा था कि फैसले में सब कुछ आएगा। और आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। तो जब गैर मुल्कियों से आप पैसा लेंगे तो फिर गैर मुल्की एजेंडा ही आप पाकिस्तान में नाफिज करेंगे ना। और उसका नतीजा आपने देख लिया कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह, पाकिस्तान का मुआशरा तबाह, पाकिस्तान की सियासत तबाह करके रख दी इस बंदे ने। और जोर अल्फाज में हुकूमत को कहूँगा इसमें किरदार अदा करें, इस फितने की फितना बाजी शर्मखेजी को हमेशा के लिए ख़त्म करें। जो कानून और आइन के मुताबिक इसके खिलाफ एक्शन है वो फ़ौरन लें। पीडीएम ने पीटीआई के खिलाफ सियासी और कानूनी महाज पर सख्त फैसले लेने पर इतफाक़ किया है। सियासी और कानूनी कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले पीडीएम के सरबराही इजलास में सियासी और कानूनी कमेटियां तश्कील दी गईं। कानूनी कमेटी में तमाम जमातों के कानूनी माहिरीन शामिल होंगे, जिसने फौरी काम भी शुरू कर दिया है। कानूनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में पीटीआई के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तजवीज़ करेगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर कानूनी कमेटी की राय की रोशनी में काबीना से कार्रवाई की मंजूरी ली जाएगी। सियासी कमेटी सियासी महाज पर इक़दाम तजवीज़ करेगी। खुर्शीद शाह पीडीएम की सियासी कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। मौलाना फजल रहमान ने तजवीज़ दी है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए और पार्टी पर पाबंदी लगाई जाए। पीडीएम का सरबराही इजलास आज फिर होगा। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तफसीली रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत पार्टी और उसके सरबराह पर पाबंदी लगाने से मुताल्लिक तय करेगी, और ये भी कि इस पार्टी के अरकान को नाअहल होना चाहिए या नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान पर हक़ाइक़ छुपाने की पादाश में उम्र भर के लिए पाबंदी आयद करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच समाअत करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस हवाले से खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने 8 साल पे जो कौम की नज़रें जमी हुई थी एक मुकदमे के ऊपर, और जिस फैसले को मुखर करने के लिए 9 वकील तब्दील किए गए, सैकड़ों एडजमेंट्स ली गई, और अभी 4 दिन से मुझे दुख और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के मौकर तरीन जमहूरी इदारों को अपनी चोरी छुपाने के लिए इस्तेमाल किया गया। पंजाब असम्बली और केपी असम्बली से लोगों के हाथ खड़े करवाए गए। कानून इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 है, उसके शिक नंबर 1, शिक नंबर 2, शिक 3 और 6 के तहत इस तरह से ये प्रोसीजर्स होंगे। और फिर उन्होंने नए कानून के तहत कहा कि 2017 में भी ये चीज़ें डाली गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक तफसीली रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के बाद वफाकी हुकूमत ये तय करेगी कि इस पार्टी पे पाबंदी और इसके सरबराह पे पाबंदी लगनी चाहिए कि नहीं, इसके अरकान असम्बली को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए कि नहीं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये मामला सुनेगी। तो हम बतौर सियासी जमात के अपना आइनी और कानूनी हक़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम जत्थे लेकर
سڑکوں پہ احتجاج کر کے باہر کھڑے ہو کے نعرے نہیں ماریں گے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آنے والا ہے. 3 روز سے یہ تماشا بنا ہوا تھا, 4 روز سے ٹی وی پہ صبح شام چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے, اس لیے دے کہ ہماری چوری کا جو پرچہ ہے وہ آؤٹ نہ ہو. جن چیزوں کو کنکلوڈ کیا ہے الیکشن کمیشن نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدلیہ کا بھی جو ہے وہ امتحان ہے کہ ایک طرف آپ اس بات کے اوپر جو ہے کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی, لی نہیں ہے, لیکن یہ ریسیویبل جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور ڈکلیئر نہیں کیا, تو اس لیے جو ہے وہ ساری زندگی کے نااہل. اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کون کون سی ڈکلیریشن جو ہے وہ نہیں ہوئی, کون کون سی چیز جو ہے وہ کنسیل ہوئی ہے. یعنی یہ ہے چوری, یہ ہے ڈکیٹی, یہ ہے وہ عمل کہ جس عمل کی بنیاد کے اوپر جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ ساری ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ نااہل ہونا چاہیے. ریفرنس کو جو گورنمنٹ بھیجے گی تو اس کو جو ہے وہ فل کورٹ ریفرنس جو ہے فل کورٹ جو ہے وہ بینچ جو ہے وہ سنیں. ہاں اس میں اگر وہ چاہیں تو وہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ صرف وہی 3 رکنی بینچ جو ہے وہ سنیں جو انہیں قابل قبول ہے. ورزی کے الزامات ہیں. ایک بار پھر ثابت ہوا کہ عمران خان مصدقہ جھوٹا ہے. اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ عمران خان پر جھوٹے حلف نامے جمع کرانے اور غیر ملکی رقم قبول کرنے کے الزامات ہیں. قوم کو عمران خان کی سیاست کے مضمرات پر غور کرنا چاہیے جو غیر ملکیوں سے چلائی جا رہی ہے. مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا ہے کہ فتنہ خان ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ بیک وقت جھوٹا ثابت ہو گیا. اپنے بیان میں مریم نواز نے کہا کہ فتنہ خان کرپٹ, منی لانڈرر اور بیرونی قوتوں کے ایمان پر کام کرنے والا ثابت ہوا. اس کا اپنا ہی بنایا ہوا ایمانداری اور حب الوطنی کا بت آج اوندھے منہ گر گیا. قوم کو غلامی سے نجات کا بھاشن دینے والا خود بیرونی طاقتوں کا غلام ثابت ہوا. ان سے پیسہ لیتا رہا اور اس پیسے کو فتنہ, فساد اور بربادی کے لیے خرچ کرتا رہا. اس فارن ایجنٹ کو پاکستان کی ترقی روکنے, سی پیک کے خاتمے کے لیے لانچ کیا گیا تھا. سر شرم سے جھک گیا ہے. خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان کو فنڈنگ دینے والوں میں اسرائیلی, بھارتی, امریکی بھی شامل ہیں. بیرونی سازش کا الزام ہم پر لگاتے ہیں. فیصلہ اگر ان کے حق میں آیا ہے تو چیخوں کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں؟ اب ادارے ان کا احتساب کریں گے. جبکہ آزادی کہتے ہیں کہ جلد اسپیکر بھی عمران خان کے خلاف توشیخانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے. فارن فنڈڈ ایجنٹ جو ہے, غیر ملکی ایجنٹ جو ہے, جس کے سپانسرز میں بھارت بھی شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے, امریکہ بھی شامل ہے, آسٹریلیا بھی شامل ہے, برطانیہ بھی شامل ہے, اور کہندہ سانو ہے کہ اسی فارن سازش کی تھی. پیسے اے پھڑتا ہے تو الزام ساڑھتے لگتا ہے. میاں نواز شریف کے اوپر 10,000 نہ لینے کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی. اس نے حلف نامہ دیا ہے. حلف نامہ جو ہے وہ خدا کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھایا جاتا ہے. زبان سوکھتی تھی مقصود چپڑاسی کا نام لے لے کے, ایسے تو لائن لگی دیے گی. کئی مقصود چپڑاسی ہیں وہاں پہ. کہتے ہیں کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے, تو وہ چیخوں کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ سفر سٹارٹ ہوا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا. اب ادارے جو ہے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. عمران خان صاحب کا ہاتھ غلے میں پھنس گیا ہے اور یہ غلے سے چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے. اوپر سے چھاپا پڑ گیا. ایک ریفرنس توشے خانہ والا بھی پڑا ہے. 4 تاریخ تک اسپیکر نیشنل اسمبلی میں وہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجنا ہے. جب ریفرنس جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو 30 دن میں اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے فارن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کو عمران خان کے خلاف جرائم کی تصدیق قرار دے دیا. اپنے بیان میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ چور, جھوٹا فارن فنڈنگ, منی لانڈرر آخر 8 سال بعد پکڑا گیا. عمران خان صادق اور امین نہیں. پارٹی چیئرمین کے عہدے سے فوری استعفیٰ دیں. عمران خان نے اسرائیل, بھارت, امریکہ اور کینیڈا سمیت دیگر ملکوں سے فارن فنڈنگ لی. عالمی فراڈیوں سے خیرات کے نام پر پیسے بٹورے اور جال سازی کی. وفاقی حکومت قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے پر عمل کرے گی. لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے ان کی پٹیشن پر مہر ثبت کر دی ہے. عمران خان کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے. امریکہ, برطانیہ نے عارف ٹکوی کیس کی تحقیقات کے لیے طلب کیا تو چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے حوالے کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی میں جو ہم پٹیشن لے کے گئے تھے عمران خان کے جھوٹا ہونے پر مہر ثبت کر دی. اس وقت لندن کے اندر بھی
इमरान खान के खिलाफ सोचा जा रहा है और अमेरिका के अंदर भी इमरान खान के खिलाफ सोचा जा रहा है कि वो आरिफ नकवी की जो गिरफ्तारी है उस गिरफ्तारी की रोशनी में हो सकता है कल पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को अमेरिका भी मांग ले और लंदन भी मांग ले। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान ज़रा सा भी तरद्दुद नहीं करेगी इसको अमेरिका के हवाले करने में, और अगर लंदन ने मांगा यानी बरतानिया ने मांगा तो बरतानिया के हवाले करने में। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अब रियासती इदारा नहीं रहा, PDM का हलीफ है। इलेक्शन कमीशन बताए कहाँ है नून लीग और पीपल्स पार्टी अकाउंट की तफसील। इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। फरूख हबीब ने कहा कि पीपल्स पार्टी 36 करोड़, नून लीग 66 करोड़ के ज़राए नहीं बता सकी। मैं चाहता हूं इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक काम तो हिम्मत करे ना, जरा वेबसाइट के ऊपर डाल दे सारे पाकिस्तानियों के लिए देखने के लिए कि तहरीक इंसाफ ने क्या क्या तफसील जमा की हुई है अपने अकाउंट्स की, और बाकी ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने क्या तफसील दी हुई है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी को शक था कि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये जानिबदार है, ये एक सियासी हरीफ है, ये अब रियासती इदारा नहीं रहा, ये एक सियासी हरीफ है, ये PDM के अलायंस का पार्टनर है, उन सब लोगों को ज़रूर मैं ताज़ियत करना चाहता हूँ जो इस इंतज़ार में बैठे थे कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन कोई फ़ैसला करेगी जिससे तहरीक इंसाफ की जो पाबंदी लगा दी जाएगी और आज के बाद तहरीक इंसाफ का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान की सियासत ख़त्म हो जाएगी। तो इतनी हिम्मत जो है वो इलेक्शन कमीशन को भी नहीं हुई कि इतना को घटिया फ़ैसला दे सकें। कोशिश उन्होंने बड़ी की है, जो उन्होंने आज किया है ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 की जजमेंट की भी खिलाफ वर्जी है, जिसके अंदर कहा गया था कि तमाम पार्टियों को बराबरी की बुनियाद पे आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इंशाअल्लाह ताला कल या परसों जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हम इसको पिटिशन करके चैलेंज भी कर देंगे। इलेक्शन कमीशन जो है उसने कहा कि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो ख़राब ना हो जाए, मैंने हर मामले में जो है वो PTI को आगे रखना है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो लाडलों जैसा सलूक करना है। 36 करोड़ रुपए का ऐसा हिसाब है जो पीपल्स पार्टी बता ही नहीं सकी इलेक्शन कमीशन के सामने कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये पैसा जमा करवाने वाले कौन से लोग हैं। 66 करोड़ रुपया नून लीग नहीं बता सकी कि इसके ज़राए कौन से हैं, ये 15 करोड़ 20 करोड़ 5 करोड़ रुपए की रकूम जो है वो किसने डाली हैं। बुनियादी तौर के ऊपर इस सारे मामले के अंदर PTI को सिंगल आउट किया गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के केसेस के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं की गई। तो मैंने तो इनको पहले भी चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन की तो बायसनेस अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। फॉरेन फंडिंग केस से मुतालिक फैसले पर PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को नज़रअंदाज किया। फैसले से हमारे मौक़िफ़ की तायीद हुई है, अब साबित करेंगे कि 16 अकाउंट्स भी गैर कानूनी नहीं हैं। वह इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे थे। PTI का मौक़िफ़ था कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं है। आज इस इलेक्शन कमीशन ने, जिससे हमें कोई तवक्को ही नहीं थी, सच्ची बात है, ये भी सारा कुछ करके ये भी इसी नतीजे पे पहुंचे हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग नहीं थी। जो मरहला है वो शुरू होगा जिसमें हम बताएंगे कि ये 16 अकाउंट्स भी लीगल हैं, इनमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है। PTI समेत किसी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी फंडिंग को अवाम से छुपाए, और ये जो असूल है ये तमाम जमातों पर लागू होता है। वाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि साबित हो गया मुल्क का सबसे बड़ा चोर कौन है। PTI और इमरान खान अपने दिफा में कुछ पेश न कर सके। 150 करोड़ रुपए इन ज़राए से हासिल हुए जिनकी इजाज़त नहीं। दूसरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले ममनुआ फंडिंग का जवाब दें। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज ये साबित हो गया कि इस मुल्क में सबसे बड़ा चोर इमरान खान है, सबसे बड़ी चोर जमात PTI है। 150 करोड़ रुपया 150 करोड़ रुपया इमरान खान ने उन ज़राए से हासिल किया जो पाकिस्तान का कानून जिसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरों पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाने वाले आज इन बातों का जवाब दें कि हिंदुस्तानियों और इजरायलियों से फंडिंग हासिल करके वो किसका काम कर रहे थे। पाकिस्तान का कानून एक गैर मुल्की कंपनी से भी पैसा लेने की इजाज़त नहीं देता। पाकिस्तान का कानून एक भी गैर मुल्की शहरी से कोई रकम हासिल करने की इजाज़त नहीं देता। इससे क्या साबित होता है कि आपने जो फॉर्म 1 जमा कराया वो भी जाली है, आपने जो बयान हल्फी दिया वो झूठा है।
لیگی رہنما مصدق ملک نے چیئرمین پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے. کہا کہ 5 سال تک حلف اٹھا کر خلاف قانون کام کرنے والا صادق اور امین ٹھہرا. انہوں نے کہا کہ اب عوام کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ چور کون ہے. عمران خان نے اپنے دور میں کے الیکٹرک کو خوب نوازا. 16 بین الاقوامی اکاؤنٹس چھپائے گئے. امپورٹڈ ہیں اور یہ چارلز ہینز والے، رومیتا شیٹی والے، یہ لوکل ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ تصویر خان صاحب کی، وہ تصویر یاد ہے نا جس میں 7 نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اخبار میں ہیڈنگ آ رہی تھی کہ خان نے گارنٹی دی ہے کہ کے الیکٹرک کے معاملات حل ہو جائیں گے. ہو گئے 3 ملین پاؤنڈ پہ تمام معاملات حل ہو گئے. پاکستان کے اندر 1 ارب ڈالر کی 250 ارب روپے کی انویسٹمنٹ 3 ملین یا 2 ملین پاؤنڈ میں بیچ دی. میں آپ سے پوچھتا ہوں چور کون ہے؟ 16 بین الاقوامی اکاؤنٹ چھپائے، وہ ابھی بھی صادق اور امین ہے. 5 سال انڈر اوتھ غلط چیزیں لکھ کے سائن کر کے جمع کرواتے رہے، پھر بھی صادق اور امین ہے. لیگی رہنما طلال چوہدری کا کہنا ہے کہ عمران خان کی ایک جیب میں اسرائیلی اور دوسرے میں بھارتی پیسہ ہے. اسی فنڈنگ سے سی پیک کو روکا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی پر جرم ثابت ہو چکا، سزا کا تعین ہونا باقی ہے. وہ لاہور میں گفتگو کر رہے تھے. خان صاحب تلاشی کیسے دیتے؟ جیسے بڑے معصوم سے منہ بنا کر کہا کرتے تھے اگر کچھ کیا نہیں تو تلاشی دے کیوں نہیں دیتے؟ خان صاحب تلاشی نہیں دیتے رہے کیونکہ ان کی ایک جیب میں اسرائیلی پیسہ تھا، دوسرے میں بھارتی پیسہ تھا. اسی پیسے سے سی پیک رکا ہے. اسی پیسے سے اس پاکستان میں اس طرح کی سیاست کو فروغ ملا ہے. اسی پیسے سے علیمہ باجی کے فلیٹوں سے لے کے خان صاحب کی جیب خرچے تک چلتا رہا ہے. جرم ثابت ہو چکا ہے، صرف سزا کا تعین باقی ہے. 2 سزائیں تو بالکل صاف سب کو نظر آتی ہیں: تاحیات نااہلی، اور جتنے فنڈز استعمال کیے ہیں وہ ریکور کرے گی حکومت پاکستان. تیسری عمر قید ہونی ہے یا کوئی اس سے زائد سزا ہونی ہے، صرف اتنا باقی ہے. اور خان صاحب اس ملک میں اب یہ نہیں چلے گا. اور آپ پہ تو مثال بالکل فٹ آتی ہے، ایک چور اور اوپر سے چتر. چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ حکمرانوں کا مقصد صرف عین نارو حاصل کرنا تھا. ان لوگوں نے ملکی مفاد اور معیشت کی بہتری کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. اسلام آباد میں مسلم لیگ ضیاء الحق کے سربراہ اعجاز الحق سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ فوری اور شفاف الیکشن ہی ملک کو بچانے کا واحد راستہ ہے. ملاقات میں باہمی سیاسی تعاون پر اتفاق ہوا. عمران خان نے ہیلی کاپٹر حادثے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہید لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات تھے. وہ انتہائی قابل فوجی افسر، ایماندار اور نیک انسان تھے. صدر اسمبلی کے اجلاس میں امدادی کاموں میں مصروف شہداء پاک فوج کے لیے دعائے مغفرت کی گئی اور خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے تاجروں کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا. رپورٹ کریں گے محمد اشہد. سندھ اسمبلی اجلاس ہیلی کاپٹر حادثے میں پاک فوج کے شہید افسران کے لیے فاتح خوانی اور خراج عقیدت پیش کی گئی. دعا کرائی جائے. کل ایک بہت ہی المناک واقعہ ہوا ہے. پاک فوج کے 6 سینئر آفیسرز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. اس وقت کام کر رہے تھے بلوچستان کے جو لوگ سیلاب کے ذریعے مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان کے امدادی کاموں کی نگرانی کے لیے گئے تھے. جو حادثہ کل رات کو اس ہیلی کاپٹر کو پیش آیا جس میں ہمارے پاک فوج کے جوان اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی صاحب شہید ہوئے. قاری صاحب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملیز کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے فکس ٹیکس کے معاملے پر تاجروں کو اعتماد میں لینے کا مطالبہ کر دیا. محمد حسین اور سعید غنی بولے تاجروں کے تحفظات دور کرانے چاہیے. وفاقی حکومت فوری طور پر یہ فیصلہ تو واپس لے کہ نان فائلر سے جو ٹیکس لینا ہے وہ کے الیکٹرک کے ذریعے نہ لیا جائے. ایف بی آر کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان سے ٹیکس وصول کریں جس طرح پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. ٹیکس لینا بھی نان فائلر سے تو یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ ان سے مشاورت کی جائے اور ایسا طریقہ کار مرتب کیا جائے جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو اور وہ خوشی سے وہ ٹیکس ادا کرنے کو تیار ہو جائیں. کراچی کے تاجروں کے اوپر جس انداز میں یہ ٹیکس لگایا گیا ہے اس پر بات کی جائے.
मशावरत की जाए कराची के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ भी, ताकि इस मसले को बेहतर तरीके से हल कराया जाए। तहरीक इंसाफ के रुकन राबिस्तान खान की तहरीक इस्तिकाक खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्तरद होने पर PTI ने शोर शराबा करते हुए ऐवान से वॉकआउट कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। दूसरों को चोर कहने वाला शख्स आज खुद चोर साबित हुआ। वफाकी हुकूमत को फौरी तौर पर तमाम इदारों को मुतहरिक करना चाहिए। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इमरान खान ने इस मुल्क में तबाही मचाई, इस मुल्क की इकॉनमी को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। इमरान खान की मुनाफत की वजह से इस मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हिस्ट्री चीटर शख्स है, ये कॉर्पोरेट क्रिमिनल शख्स है, और जो लोग इसके साथ शामिल हैं उन सबको कानूनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। फौरी तौर पर वफाकी हुकूमत तमाम इदारों को मुतहरिक करे, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। वफाकी वज़ीर शाजिया मरी ने कहा है कि आज साबित हो गया कि इमरान अहमद न्याजी बैरूनी फंडिंग से पार्टी चलाता रहा। सवाल ये कि बैरूनी फंडिंग का इस्तेमाल किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ किया गया। इमरान खान झूठा था और झूठा रहेगा। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रही थी। इमरान अहमद न्याजी अपनी जमात को पाकिस्तान के बाहर ममनुआ ज़राओं से पैसे लेकर चलाता रहा। वो ममनुआ अकाउंट से फंडिंग के ज़रिए पाकिस्तान में किस एजेंडा पर सियासत कर रहा था। अब सवाल ये है, आज फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े कर दिया है कि इमरान खान झूठा है और इमरान खान बहुत बड़ा चोर है। इमरान खान की जो साजिशी जहनीत है उसमें ये भी बात आई कि जी मैं तो पकड़ा जाऊंगा, तो बेहतर ये है कि शोर मचाओ कि दूसरे लोग फॉरेन फंडिंग के अंदर मुलविस हैं। दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर शवाहिद मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह कार्रवाई की जाए। अकबर एस बाबर कहते हैं कि हक और बातिल के मार्के में सुरखरू हुए। केस में कोई ज़ाती मफाद नहीं था। इमरान खान हर साल झूठे सर्टिफिकेट जमा कराते रहे। अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ में रिजीम चेंज हो। इमरान खान इस्तीफ़ा दें। अल्लाह ने हमें 8 साल की जद्दोजहद तकरीबन के बाद हमें सुरखरू किया, और मैं अल्लाह के सामने शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने हमारी कौम को सुरखरू किया, क्योंकि इस केस में मेरा कोई ज़ाती मफाद नहीं था। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्कियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्दीक की कि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फंडिंग की है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्दीक की कि हर साल जो पार्टी का चेयरमैन जो सर्टिफिकेट जमा कराता है, साल 2008-9 का सर्टिफिकेट झूठा था। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रजीम चेंज हो। मैं मुतालबा करता हूँ कि इमरान खान इस्तीफ़ा दे। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा कामिल अली आगा ने कहा है कि PTI ने अपने वज़रा की लिस्ट भेजी है, पहले उन्हें तरजीह दी जाएगी, उसके बाद परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही अपने वज़रा का फैसला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके अरकान असम्बली से लाख राब्ते किए जाएँ, वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रायोरिटी जो है ज़ाहिर है PTI की है और इमरान खान साहब की है, जिनकी मुकम्मल हमायत से हम चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही साहब बने हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो उनकी है ना। असूली तौर पे उन्होंने अपनी एक लिस्ट भेजी है जो हमने मनवन इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल दरामद करना है। और रही बात हमारे वज़रा की, हमारी वज़रा का फैसला चौधरी परवेज़ इलाही ने और मोनिस इलाही साहब ने करना है। हाँ, हम उसकी भी अप्रूवल इमरान खान साहब से जरूर लेंगे। हो सकता है इसी दौरान जितना टाइम होगा इसमें हमारे वज़रा का भी फैसला मोनिस साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब कर लें। लाख राब्ते करें, हमारे 10 के 10 मेंबरान असम्बली और तमाम हमारे जो एक जनरल कौंसिल का मेंबर तक भी अल्हम्दुलिल्लाह जो वो एतमाद करता है हमारी पार्टी की क़यादत पे, और इंशाअल्लाह वो एतमाद कायम रहेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि शहबाज शरीफ 15 साल तक पंजाब के वज़ीर आला रहे, मगर पंजाब के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाया है। पंजाब में सारे काम उनके अपने दौर में हुए। शहबाज शरीफ तो 15 साल
इक़्तिदार में रहा है। शहबाज शरीफ 15 साल में कुछ नहीं कर सका इसका, और जो पहले का किया हुआ है मैंने किया हुआ है। कम से कम उनको शर्म होनी चाहिए। ऐसे आगे आगे फ़ोटो खिंचा जाते हैं, हेलीकॉप्टर से ऊपर फिर के चले जाते हैं। क्यों गरीबों का मजाक उड़ाते हो? और तुमने किया भी कुछ नहीं है, सिर्फ बातें करते गए हो। और मैं आपको यहाँ अब आपसे वादा करके जा रहा हूँ कि फौरी तौर पे मैंने कह दिया है सेक्रेटरी इरीगेशन को कि फौरी तौर पे, चाहे मैंने यहाँ 20 अरब एलोकेट किए हैं,